हेलो स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपने फिजिक्स सब्जेक्ट की। और सेकेंड ईयर के अंदर आपका एक पेपर जो रहेगा वो गणितीय भौतिकी रहेगा। गणितीय भौतिकी के हम पहले यूनिट की बात करते हैं और उसमें आपका पहला टॉपिक जो आता है वो वक्र के रिलेशन का आता है। सेकेंड ईयर गणितीय भौतिकी आपका फिजिक्स का सब्जेक्ट है। यहाँ पे फिजिक्स की क्लास लगती है, ठीक है। ये आपकी फिजिक्स की क्लास है और फिजिक्स के अंदर हम बात कर रहे हैं गणितीय भौतिकी के पेपर की। गणितीय भौतिकी का यूनिट नंबर फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं और उसमें हमारा पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका वक्र रेखीय निर्देशन। वक्र रेखीय निर्देशन क्या होता है तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम जो आप पढ़ के आए हो उसकी। आपने पढ़ा हुआ है कार्तीय निर्देशन। कार्तीय निर्देशन क्या होता है? कार्तीय निर्देशन जो होता है उसमें तीन सरफेस होती है, आपकी तीन पृष्ठ होती है और वो तीनों पृष्ठ जो होती है वो मूल बिंदु को ऊपर क्या करती है? प्रतिच्छेदन करती है। एक्स वाई जेड क्या होते हैं? आपके निर्देशांक अक्ष होते हैं और इन निर्देशांक अक्षों के अनुदिश आपका इन निर्देशांक अक्षों के अनुदिश आपका एकांक सदिश जो होता है वो होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। एक्स के अनुदिश आई कैप, वाई के अनुदिश जे कैप और जेड के अनुदिश के कैप। बिल्कुल उसी तरीके से हम बात करें अपने वक्र रेखीय निर्देशांक की, तो वक्र का मतलब पता होता है आप लोगों को, वक्र जिसका कोई निश्चित आकार या आकृति नहीं है उसे कहते हैं वक्र या कर्वीलिनियर। अब यहाँ पे देखो तो आपका ये हो गया मूल बिंदु को, जैसे यहाँ पे होता है, ठीक है। और u1 u2 u3 जैसे यहाँ पे होता है x, वैसे यहाँ पे होता है u1, जैसे यहाँ पे होता है y, वैसे यहाँ पे होता है u2 और जैसे यहाँ पे होता है z, वैसे यहाँ पे होता है u3। जैसे x वैसे u1, जैसे y वैसे u2 और जैसे z आपका वैसे u3। यहाँ पे आपके तीन प्रश्न होते हैं। तीन प्रश्न कौन कौन से होते हैं? तो एक प्रश्न हो जाता है आपका x बराबर c1, दूसरा प्रश्न हो जाता है y बराबर c2 और z बराबर हो जाता है आपका c3। जहाँ पे मैं बात करूँ c1 c2 c3 ये होते हैं आपके कांस्टेंट, ये होते हैं आपके कांस्टेंट। कार्तीय निर्देशांक के अंदर तीन निर्देशांक पृष्ठ कौन कौन से होते हैं? तीन सरफेस या तीन पृष्ठ या तीन समतल कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके x बराबर c1, y बराबर c2 z बराबर c3। c1 c2 c3 क्या होते हैं? c1 c2 c3 होते हैं आपके कांस्टेंट या नियतांक या राशि, अचर राशि। अब यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आपके क्या क्या होंगे? आपके यहाँ पे हो जाएंगे u1 बराबर c1, u2 बराबर c2 और u3 बराबर c3। ये तीन सरफेस होगी आपके पास में। जैसे यहाँ पे ये तीन सरफेस थी वैसे यहाँ पे तीन सरफेस होगी। सरफेस बोल सकते हो, पृष्ठ बोल सकते हो, समतल बोल सकते हो या आपका वक्र पृष्ठ बोल सकते हो। तो ये तीनों सरफेस जब आपस में एक दूसरे को काटेंगे तो हमारा बनेगा वक्र रेखीय निर्देशांक और जहाँ पे काटती है वो हो जाता है आपका मूल बिंदु, ठीक है। अब बात करें आपकी सरफेस किस तरीके से होगी यहाँ पे, तो सरफेस की बात करें यहाँ पे u1 है, यहाँ पे u3 है, यहाँ इधर आपका u1 है, इधर आपका u3 है, तो बीच में जो नहीं है वो आपका सरफेस बन जाएगा u1 है u3। कौन नहीं है आपका? u2 नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका u2 बराबर c। ये जो सरफेस बनेगी आपकी, ये सरफेस बन जाएगी u2 बराबर c। u1 है u2 है, कौन नहीं है आपका? u3। तो ये सरफेस जो बनेगी वो बन जाएगा आपका u3 बराबर c3, ठीक है। u1 है u2 है, u3 नहीं था तो u3 बराबर c3 वाला सरफेस बन जाएगा आपका इन दोनों के बीच में। और या इसके समानांतर बोल सकते हो, ये प्लेन जो होगा इस प्लेन के समानांतर वाला जो सरफेस होगा वो सरफेस हो जाएगा आपका u3 बराबर c3 और इस प्लेन के समानांतर जो रहेगा आपका ऊपर वो कहलाएगा आपका u2 बराबर c2। आप यहाँ पे देखिए इधर u2 है, इधर आपका u3, इधर u2 है, इधर आपका u3 है। ये जो सरफेस बनेगी आपकी, ये जो सरफेस बनेगी ये बनेगी आपकी u1 बराबर c। तो कह सकते हैं हम वक्र रेखीय निर्देशांक क्या होता है? हमारा वक्र रेखीय निर्देशांक एक ऐसा निर्देशांक होता है जो कि u1 बराबर c1, u2 बराबर c2 और u3 बराबर c3 यानी कि तीन निर्देशांक पृष्ठों का एक समुच्चय होता है जहां पर ये तीनों सरफेस मूल बिंदु को ऊपर क्या करती है? आपस में परस्पर एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेदन करती है। अगर सरफेस निकालना हो तो देख लो यहाँ पे u1 है, u2 है, u3 लिखा, u3 बराबर c3 वाला सरफेस बन जाएगा। इधर आपका u2 है और u3 है, कोड नहीं था u1 बराबर c1 लिखा तो ये सरफेस बन जाएगा आपका u1 बराबर c1।
इधर आपका u1 है, इधर आपका u3 है, कौन नहीं है आपके पास में u2 बराबर c2 है, तो आपका ये बन जाएगा u2 बराबर c2 वाला सरफेस। तीन सरफेस आप संयोग से ड्रॉ कर लेंगे, जो निर्देश तंत्र बनेगा वो बनेगा आपका वक्र के निर्देश तंत्र। यहाँ पे निर्देशांक अक्ष क्या हो जाएंगे आपकी, या वक्र निर्देशांक अक्ष देखेंगे अभी वक्र रेखाओं की बात की जाए तो वक्र रेखा लिखेंगे u1 वक्र रेखा, u2 वक्र रेखा और u3 वक्र रेखा। ये कराएंगे आपकी वक्र रेखा, u1 वक्र रेखा, u2 वक्र रेखा और u3 वक्र रेखा। ठीक है, इसके बाद की बात की जाए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आप कार्टेशियन तंत्र के अंदर किसी बिंदु को जब प्रदर्शित करते हो तो उसके निर्देशांक लिख दो x y z छोटे क्वेश्चन के अंदर। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपका वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर जो निर्देशांक होगा किसी बिंदु का, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका स्मॉल u1, स्मॉल u2 और स्मॉल u3 छोटे क्वेश्चन के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किसी बिंदु का निर्देशांक p, आप बिंदु मान लो उस बिंदु का निर्देशांक होता है x y z। उसी तरीके से वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर किसी बिंदु का निर्देशांक u1 u2 u3 के रूप में लिया जाता है। ये चीज हो गई हमारे पास में। अब क्या करते हैं देखो इधर, इस मूल बिंदु O से जो आपकी वक्र रेखा थी u1 u2 और u3, इस मूल बिंदु O से जो वक्र रेखा थी हमारी u1 वक्र रेखा, u2 वक्र रेखा और u3 वक्र रेखा, मूल बिंदु O से u1 वक्र रेखा, u2 वक्र रेखा और u3 वक्र रेखा पर क्या लिखते हैं हम, स्पर्श रेखा। मूल बिंदु O से इस वक्र रेखा u1 वक्र रेखा पर स्पर्श रेखा खींची तो जो बनेगा हमारा वो बनेगा u1। मूल बिंदु से u1 वक्र रेखा पर स्पर्श रेखा का हम डाली है खींचे तो वो कहलाएगा हमारा u1। इसी तरीके से अगर आप u2 पर जो आपकी u2 वक्र रेखा थी उस पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचो तो वो बन जाएगा आपका u2, वो बन जाएगा आपका u2 अक्ष। और इसी तरीके से यदि आप u3 वक्र पर स्पर्श रेखा खींचे तो वो बन जाएगा आपका u3 अक्ष। ठीक है, मूल बिंदु O से जो वक्र रेखा थे हमारी u1 वक्र रेखा, u2 वक्र रेखा और u3 वक्र रेखा, उन पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचे तो जो स्पर्श रेखा खींचने पर आपको जो रेखाएं बनेगी, आपकी जो रेखा बनेगी वो रेखा कहलाएगी अक्ष। जैसे u1 रेखा पर खींची हमने स्पर्श रेखा तो बन गया u1 अक्ष, u2 रेखा पर खींची हमने स्पर्श रेखा तो बन गया u2 अक्ष और u3 वक्र रेखा पर खींची हमने स्पर्श रेखा तो बन गया आपका u3 अक्ष। तो यहाँ पे जो चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है, सबसे पहली बात परिभाषा की कि हमारा वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है। हमारा वक्र रेखीय निर्देश तंत्र वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है, तो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की परिभाषा आप लोगों ने एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें तीन निर्देशांक पृष्ठ या तीन समतल या तीन आपके पास जो प्लेन होंगे वो तीनों जो है किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं और ये जो निर्देशांक होता है उन तीनों पृष्ठों का समुच्चय होता है। इस निर्देशांक या इस निर्देश तंत्र के अंदर आपके क्या क्या होता है, तो इस निर्देश तंत्र के अंदर सबसे पहले बात करूं निर्देशांक पृष्ठों की तो u1 और u3 के बीच में आपका u2 बराबर c2 पृष्ठ होगा। u1 और u2 के बीच में u1 और u2 के बीच में आपका जो पृष्ठ होगा वो होगा u3 बराबर c3 और u2 और u3 के बीच में जो सरफेस बनेगा या पृष्ठ बनेगा वो बनेगा आपका u1 बराबर c1। अगर मैं बात करूं इस निर्देश तंत्र के अंदर निर्देशांक किस तरीके से लेते हैं हम, तो किसी बिंदु पर निर्देशांक या किसी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए हम u1 u2 u3 इस तरीके से लेते हैं। जैसे हम कार्तीक की बात करें तो कार्तीक का मतलब दो p x y z। जैसे यहाँ पे निर्देशांक अक्ष होती है x, वैसे यहाँ पे निर्देशांक अक्ष लेने के लिए हम क्या करते हैं, मूल बिंदु O से आपकी जो वक्र रेखा थी u1 u2 और u3 उन वक्र रेखाओं पर आप खींचोगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा खींचने पर हमको मिलेगा u1 अक्ष, u2 अक्ष और u3 अक्ष। u1 पर हमने खींची तो u1 मिला अक्ष के रूप में, u2 वक्र
रेखा पर खींची तो U2 अक्ष मिला, और U3 वक्र रेखा पर खींची तो हमको मिल जाएगा U3 अक्ष। ये बिंदु हो गए आपके पास में। अब आगे देखें तो एक चीज तो हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वक्ररेखीय निर्देशांक तथा वक्रीय निर्देशांक और कार्तीय निर्देशांक के बीच संबंध, उनके मध्य संबंध क्या होगा? तो हमने मान लिया कि एक बिंदु P है, उसका कार्तीय निर्देशांक है x y z, और एक बिंदु P है, वही बिंदु लेके चले हम, तो ये हो जाएगा वक्रीय निर्देशांक u1 u2 और u1 u2 और वक्रीय निर्देशांक ये हो गए, कार्तीय निर्देशांक ये हो आपके पास में। इन दोनों के बीच में संबंध बताना है, तो संबंध के लिए आप यहाँ पे इस तरीके से याद रखोगे। संबंध के लिए आप क्या रखोगे? एक रूपांतर समीकरणों को याद रखोगे। u1 जो होगा वो आपका x y z का फंक्शन होगा, u2 जो होगा वो भी x y z का फंक्शन होगा, और u3 जो होगा वो भी आपका x y और z का फंक्शन होगा। वक्रीय निर्देशांक और कार्तीय निर्देशांकों के बीच में संबंध आप इन फलनों के द्वारा या इन रूपांतर समीकरणों के द्वारा याद रखोगे या लिखोगे। u1 बराबर आपका होगा x y z का फंक्शन, u2 जो होगा वो भी आपका फंक्शन हो जाएगा x y z का, और u3 जो होगा वो भी आपका फंक्शन हो जाएगा u3 x y z। इसी तरीके से अगर हम इसका व्युत्क्रम निकालें, व्युत्क्रम समीकरण निकालें, इन तीनों का यदि हम निकालें व्युत्क्रम समीकरण, यानी कि इसका इनवर्स रिलेशन निकालें, इनवर्स संबंध निकालें, तो क्या हो जाएगा आपका x u1 का फंक्शन हो जाएगा, u2 का फंक्शन हो जाएगा, और u3 का फंक्शन हो जाएगा। x u1 का फंक्शन हो जाएगा, u2 का फंक्शन हो जाएगा, और u3 का फंक्शन हो जाएगा। y की मैं बात करूं तो y भी आपका फंक्शन हो जाएगा u1 का, u2 का और u3 का, और z की अगर मैं बात करूं तो z भी आपका फंक्शन हो जाएगा u1 का, u2 का और u3 का। ये तो थे आपके रूपांतर समीकरण वक्रीय और कार्तीय निर्देशांक के बीच में। तो ये आपके वक्रीय निर्देशांक u1 x y z का फंक्शन होगा, u2 जो होगा वो भी आपका x y z का फंक्शन होगा, और u3 जो होगा वो भी आपका x y z का फंक्शन होगा। इन तीनों का अगर हम उल्टा करें, इनवर्स निकालें, इनवर्स फंक्शन निकालें, इनवर्स रिलेशन निकालें, इनवर्स संबंध निकालें, व्युत्क्रम संबंध क्या होंगे आपके रूपांतर समीकरण क्या होंगे? तो x u1 u2 u3 x u1 u2 u3 y u1 u2 u3 का, और z u1 u2 u3 का क्या हो जाएगा? फलन हो जाएगा। यहाँ पे ये फलन है इनके, यहाँ पे ये फलन है इनके। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि ये चीजें आपकी जो है आगे हम पढ़ेंगे तो काम आने वाली है। तो इसलिए ध्यान में रखना क्या होते हैं आपके रूपांतर समीकरण और व्युत्क्रम रूपांतर समीकरण। आगे बात करें तो अगले टॉपिक की बात करें हम, तो अगला तो आपका
लंबिक वक्रीय निर्देशांक ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो परिभाषा अगर हम देखना चाहें तो आपको दिख रहा है एक ऐसा वक्रीय निर्देशांक, एक ऐसा वक्रीय निर्देशांक जो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, एक ऐसा वक्रीय निर्देशांक जिसमें निर्देशांक अक्ष, जिसमें निर्देशांक अक्ष परस्पर एक ऐसा वक्रीय निर्देशांक जिसमें निर्देशांक अक्ष परस्पर लंबवत प्रतिच्छेदन करते हैं, वो कहलाएगा आपका लंबिक वक्रीय निर्देशांक। एक ऐसा वक्रीय निर्देशांक जिसमें निर्देशांक अक्ष, एक ऐसा वक्रीय निर्देशांक जिसमें निर्देशांक अक्ष परस्पर लंबवत, कहने का मतलब 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदन करते हैं, तो आपका वो निर्देशांक कहलाएगा आपका लंबिक वक्रीय निर्देश तंत्र। ये निर्देश तंत्र होगा, ठीक है। लंबिक वक्रीय निर्देशांक की परिभाषा समझ में आई होगी। एक ऐसा वक्रीय निर्देशांक, रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा वक्रीय निर्देशांक जिसमें निर्देशांक अक्ष, एक ऐसा वक्रीय निर्देशांक जिसमें निर्देशांक अक्ष परस्पर लंबवत यानी कि 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेदन करते हैं, वो कहलाएगा आपका लंबिक वक्रीय निर्देशांक। और इस निर्देश तंत्र में जो आपका निर्देशांक होगा उसको कहोगे आप लंबिक वक्रीय निर्देशांक। लंबिक वक्रीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु का निर्देशांक कहलाएगा आपका लंबिक वक्रीय निर्देशांक। और वक्रीय की बात करें तो ये भी होता है आपका u1 u2 u3, यानी कि इस रूप के अंदर आप यहाँ पे देखोगे एक ऐसा निर्देश तंत्र, ऐसा वक्रीय निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक अक्ष परस्पर एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेदन करते हैं, दूसरे को काटते हैं, वो कहलाएगा आपका लंबिक वक्रीय निर्देश तंत्र। और इस निर्देश तंत्र के अंदर किसी बिंदु का निर्देशांक कहलाएगा लंबिक वक्रीय निर्देशांक। अब यहाँ पे कुछ और आप बात करें कुछ और चीजों की, तो आपकी एग्जाम में कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं क्वेश्चन में पूछी जाती है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं आधार सदिश की, सबसे पहले मैं बात करूं आधार सदिश की, वो आपका इसी टॉपिक के अंदर पूछा जाता है। दूसरी मैं बात करूं स्थिर गुणक की, और तीसरा ऑप्शन पूछा जाता है यहाँ पे रेखा या रेखा अवयव। आधार सदिश, स्थिर गुणक और रेखा अवयव, इन तीनों चीजों के बारे में कई बार एग्जाम के अंदर छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आधार सदिश क्या होता है समझाइए, स्थिर गुणक क्या होता है समझाइए, परिभाषित कीजिए, रेखा अवयव क्या होता है समझाइए या परिभाषित कीजिए। ये होता है आपका बेस वेक्टर। आधार सदिश, बेस वेक्टर, स्थिर गुणक, स्थिर वेक्टर, स्थिर गुणक, स्थिर वेक्टर। और रेखा अवयव की बात की जाए तो लाइन एलिमेंट। तो इन चीजों के बारे में पढ़ना है हमको इस टॉपिक के अंदर, और कुछ कैलकुलेशन भी करनी है। एक चीज और हम बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आयतन अनुपात, ठीक है, और उस आयतन अनुपात को हम देखते हैं यहाँ पे टीवी। तो ये चारों चीजें हमसे एक बार एग्जाम के अंदर छोटे छोटे पूछी जाती है। आधार सदिश क्या होता है, स्थिर गुणक क्या होता है, रेखा अवयव क्या होता है, और आयतन अनुपात क्या होता है। देखिए क्या होता है हमारे पास में। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि लंबिक
लंबित वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कोई बिंदु P है और इस बिंदु P के निर्देशांक जो है वो है आपके u1 u2 और u3। हमने मान लिया कि लंबित वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में बिंदु आपका P और इस बिंदु P के निर्देशांक आपके u1 u2 और u3। इस बिंदु P का अगर हम निकालें इस बिंदु P का यदि हम निकालें इसका सदिश r वेक्टर तो ये हो जाएगा आपका u1 p1 है, u2 p2 है और u3 p3 है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कार्तीय की अगर हम बात करें इसकी तो कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होता है आपका कार्तीय निर्देश तंत्र में होता है r वेक्टर x i है y जेकर और z ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन से निकालें आपका r वेक्टर जो होगा u1 v1 है u2 v2 है और u3 v3 का हो जाएगा। और अगर कार्तीय की बात करें तो हो जाएगा आपका r वेक्टर x i है y जेकर और z ठीक है। चलिए आगे देखें। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे r वेक्टर जो है वो आपका फलन है u1 u2 और u3। हम कह रहे हैं कि हमारा जो सदिश है इस बिंदु P के लिए जो स्थिति सदिश है वो आपका u1 u2 और u3 का फलन है, या उनके ऊपर निर्भर कर रहा है। तो आपका dr वेक्टर तब आपका dr वेक्टर क्या बनेगा, तब आपका dr वेक्टर बनेगा डेल r वेक्टर बोलते u1 du1 डेल r वेक्टर बोल du2 और डेल r वेक्टर बोल du3 r वेक्टर यदि इस तरीके से लिखा जाता है आपका यानी कि r वेक्टर u1 और u2 और u3 इन तीनों का फलन है। तो dr वेक्टर टोटल डिफरेंशियल निकालोगे, टोटल परिवर्तन निकालोगे तो क्या होगा आपका कुछ इस तरीके से बनेगा r का u1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन du1 r का u2 के सापेक्ष आंशिक अवकलन du2 r का u3 के सापेक्ष आंशिक अवकलन du3। यहाँ पे ये जो राशि आ रही है आंशिक अवकलन की, इस समीकरण में जो राशि आ रही है आपकी आंशिक अवकलन के रूप में, इन्हीं को हम कहते हैं आंशिक आधार सदिश। ठीक है, आंशिक अवकलन के रूप में जो आपकी राशि आ रही है वो कहलाएगी आपकी आधार सदिश और इनको हम यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त समीकरण की बात करें हम समीकरण नंबर 1 की, तो समीकरण 1 में जो आपका आंशिक अवकलन वाला पद आ रहा है r वेक्टर का u के सापेक्ष आंशिक अवकलन वाला जो पद आ रहा है वो पद कहलाता है आपका आधार सदिश। आधार सदिश को हम डिनोट करते हैं bi के द्वारा या स्मॉल b के द्वारा। i क्या बता रहा है, i बता रहा है आपका 1 2 3 वाली वैल्यू। अगर आप i बराबर 1 रखोगे पहला आधार सदिश हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा। i बराबर 2 रखोगे दूसरा आधार सदिश हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा। और i बराबर 3 रखोगे तीसरा आधार सदिश हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके आधार सदिश। तो इस समीकरण के अंदर अगर हम देखें तो आंशिक अवकलन वाले पद आपके आधार सदिश के रूप में लिखे जाएंगे। तो यहाँ से परिभाषा बन सकती है आधार सदिश की कि स्थिति सदिश r वेक्टर का निर्देशांक जो होते हैं आपके u1 u2 और u3 उनके सापेक्ष आंशिक अवकलन निर्देशांकों के सापेक्ष r वेक्टर का आंशिक अवकलन कहलाता है आपका आधार सदिश। इसके बाद में देखिए आधार सदिश की बात करें जो यहाँ पे आ रहे थे
आंशिक अवकलन वाले पद उनको हमने डिफाइन कर दिया आधार सदिश के रूप में। अब आधार सदिश के बाद में बात करें तो आपका हो जाएगा अगला टॉपिक स्केल गुणन। क्या होता है देखो, यदि आप इस आधार सदिश, यदि हम इस आधार सदिश का मापांक निकालें, इस आधार सदिश का मापांक निकालें तो बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। यदि हम आधार सदिश जो हमने लिया था उस आधार सदिश का मापांक निकालने, आधार सदिश जो हमारे पास आया है उस आधार सदिश का यदि हम मापांक निकालने, मोड लेंगे उसका, तो मोड लेने पर जो राशि हमें मिलेगी वो कहलाएगी आपका स्केल गुणन। ठीक है, तो क्या परिभाषा हो सकती है, आधार सदिश का परिमाण, आधार सदिश का परिमाण कहलाएगा आपका स्केल गुणन। आधार सदिश का परिमाण कहलाएगा आपका स्केल गुणन, और इस स्केल गुणन को हम दर्शाते हैं स्मॉल h के द्वारा, स्मॉल h के द्वारा व्यक्त करते हैं। इस आधार सदिश को हम आधार सदिश का परिमाण जो लेंगे उस आधार सदिश के परिमाण को स्केल गुणन कहेंगे, और इस स्केल गुणन को हम स्मॉल h के द्वारा दर्शाएंगे। तो ये दो चीजें होंगी आपके पास में, एक हो गया स्केल गुणन, दूसरा हो गया पास आधार सदिश। दोनों परिभाषा रिपीट कर रहा हूं एक बार। आधार सदिश क्या होते हैं, आधार सदिश स्थिति सदिश का जो आपके निर्देशांक होंगे u1 u2 u3 उनके सापेक्ष आंशिक अवकलन, स्थिति सदिश का u1 u2 u3 के सापेक्ष आंशिक अवकलन आधार सदिश होगा। आधार सदिश को लिखोगे आप स्मॉल b के द्वारा, और ये आधार सदिश व्यापक रूप में फॉर्मूले के रूप में लिखा जाए तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं बात करूं स्केल गुणन की तो इसी से संबंधित होगा आपका स्केल गुणन। यदि हम आधार सदिश का परिमाण निकाल लें, यदि हम आधार सदिश का परिमाण निकाल लें तो आधार सदिश का परिमाण को डिफाइन किया जाएगा स्केल गुणन के रूप में, परिभाषित किया जाएगा स्केल गुणन के रूप में, और ये स्केल गुणन को दर्शाएंगे आपका h के द्वारा, स्मॉल h के द्वारा। स्मॉल h की वैल्यू हो जाएगी bi वेक्टर का मोल और इक्वल टू bi का जो मान था उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया वेक्टर। तो ये हो गया हमारे पास दो चीजें, आधार सदिश और स्केल गुणन। तीसरी बात हम करेंगे आपके रेखांकन की, तो उससे पहले कुछ और चीजें देखें। तो देखो आपको पता है क्या, यहाँ पे यदि हम माने bi वेक्टर की दिशा में, यदि हम माने bi वेक्टर यानी कि आधार सदिश होता है, उस आधार सदिश के दिशा में एकम सदिश क्या है आपके पास में ei है। आधार सदिश bi वेक्टर की दिशा में एकम सदिश यदि आपका ei है तो आपको पता है एकम सदिश क्या होता है, सदिश और सदिश का परिमाण। आधार सदिश के दिशा में एकम सदिश हो गया ei कैप, और ei कैप अगर हम लेके चले तो आधार सदिश और सदिश का परिमाण, आधार सदिश और सदिश का परिमाण हो जाएगा आपका एकम सदिश, सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था किसके रूप में, इसके गुणन के रूप में, सदिश का परिमाण किसके रूप में लिखा था, इसके गुणन के रूप में। तो ये हो गया आपका इसके गुणन, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपका ei कैप इक्वल टू, या फिर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पे bi वेक्टर इक्वल टू hi इनटू ei। यहाँ पे हो जाएगा आपका bi वेक्टर इक्वल टू hi इनटू ei कैप, ये हो जाएगी आपके पास में वैल्यू आधार सदिश।
अब देखिए आपने थोड़ी देर पहले निकाला था कि आपका डी आर वेक्टर था, डेल आर वेक्टर फ्रॉम डी1 डेल आर वेक्टर फ्रॉम डी2 और डेल आर वेक्टर फ्रॉम डी ये निकालकर सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारा डी आर वेक्टर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा और हमने क्या किया था, इसको डिफाइन कर दिया था आपका आधार सदिश। तो ये मैं लिख देता हूँ b1 वेक्टर b1, ये मैंने लिख दिया b2 वेक्टर b2, ये वाली चीज थी आपकी पहला आधार सदिश, तो b1 लिख दिया, ये दूसरा आधार सदिश था तो b2 लिख दिया वेक्टर के साथ में, और ये तीसरा आधार सदिश था तो इसको लिख दिया हमने b। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन ओवर i बराबर 1 से 3, i से लेकर i बराबर 1 से लेकर 3 तक आपका समेशन कर दिया और इसको लिख दिया मैंने bi वेक्टर d1। ठीक है, जैसे i बराबर 1 रखूंगा b1 d1 समेशन मतलब प्लस, फिर i बराबर 2 रखूंगा b2 d2 समेशन मतलब प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे 3 तो ये भी 3 यानी इससे वापस ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपकी एक समीकरण। ठीक है, ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। ये पढ़ा था थोड़ी देर पहले। इस समीकरण को हमने क्या किया, ये होगी आपके आधार सदिश की परिभाषा से b1 हो गया, ये b2 हो गया, ये b3 हो गया, रख दिया, तीनों को हमने एक साथ मिला समीकरण के रूप में ये बन जाएगा आपका। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारा जो b1 होता है, हमारा जो b1 होता है वो होता है आपका b1 और साथ में h1, या फिर मैं i लिखूं तो ये होता है आपका i के आई की जगह आपको दूसरी करते जाओ, आपका b1 और b2 का मान b3 का मान आपको मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे, इस वैल्यू को जो यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, इस मान को यहाँ पे रखोगे